हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा और आप सब मुझे देख पा रहे हैं एडुफोरम एकेडमी पे। तो हमने अभी एनसीईआरटी की क्लास 9th की साइंस की बुक स्टार्ट की है। तो हम 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर 4। तो हमने जो बाकी 3 चैप्टर्स थे उनमें क्या पढ़ा था, उनमें हमने पढ़ा था सबसे पहले सबसे ज़्यादा स्टडी हमने वो की है मैटर के बारे में। मैटर के बारे में अब तक बहुत पढ़ा गया है। और इसके बाद जो हमने पढ़ा है वो है एटम के बारे में। तो ये जो चैप्टर है ये क्या बताता है, ये एटम क्या स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एटम क्या होते हैं, किसी भी तत्व के किसी भी एलिमेंट का सबसे जो टिनिएस्ट पार्ट जिसे कह सकते हैं। किसी बिल्डिंग की एक तरह से नींव में जितनी चीज़ें डाली जाती हैं उनमें सबसे छोटी चीज़ क्या होती है, एटम। ऐसे कोई भी एटम मिलके किसी एलिमेंट को बनाता है, फिर वो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं और इनसे बड़ी बड़ी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो हमने लास्ट चैप्टर में एटम के बारे में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था डाल्टन की थ्योरी के बारे में। उन्होंने बताया था कि ये नॉन डिविजिबल है और नॉन ब्रेकेबल भी है, इनको विभाजित नहीं किया सकता। सबसे मतलब इनकी जो बेसिक बात थी वो है अविभाज्य है, ये नॉन डिविजिबल। और हमने पढ़ा तो था, डाल्टन ने बताया भी था कि भाई इनको तोड़ा नहीं जा सकता, जो है वो इसी फॉर्म में है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी घटित हुई जिनसे वैज्ञानिकों को लगा कि क्या पता इनके अंदर कुछ और भी चीज़ है। अगर हमें पता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं है। तो वैज्ञानिकों को कुछ आशंका थी, तो उन्होंने उसी चीज़ पर रिसर्च की। उसी चीज़ पर उन्होंने जब और ज़्यादा स्टडी की तो कुछ और चीज़ें निकल के आई। तब क्या निकल के आया, तब ये निकल के आया कि नहीं भाई, एटम तो है, मान लिया एटम बहुत छोटा भी है, लेकिन इस एटम के अंदर भी कुछ है। जो क्या था, इसको बोला गया सब एटॉमिक पार्टिकल। ये सब एटॉमिक पार्टिकल था। तो जो साइंटिस्ट थे उन्हें डाउट कैसे हुआ, चलिए एक एग्जांपल हम लोग बताते हैं कि अपने घर जो हम लोग बच्चे थे तो क्या करते थे कि अपने जो हमारे ड्राई हेयर हैं, हम एक कॉम लेते थे, ड्राई हेयर को कंघा करते थे, कॉम करते थे। उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े होते थे, उसके ऊपर उस कॉम को ऐसे रखते थे तो कागज़ के टुकड़े ऑटोमेटिकली उस कॉम से चिपक जाते थे। तो हम लोग बोलते थे देखो करंट आ रहा है, करंट आ रहा है। और वही करंट जिसके हम बचपन में खेल में देखते थे, उसी करंट के उसी थ्योरी पे ये चीज़ आगे साइंटिस्ट ने स्टडी की कि आखिर ऐसा क्या है कि जो कण हैं आपस में चिपक रही हैं, या घर्षण करने पे फ्रिक्शन होने पे उनमें अचानक से कुछ आवेश आ जाता है, करंट सा आ जाता है, कुछ चीज़ें तो हैं। तो वही चीज़ आगे निकल के आई कि भाई देखो एटम्स तो हैं और हर चीज़ एटम से बनी है, लेकिन इन एटम के अंदर कुछ ऐसा है जो इनको एक्टिव कर देता है। जो कागज़ के टुकड़े थे वो कंघे की तरफ कैसे अट्रैक्ट हुए, कुछ तो था उन दोनों पदार्थों के एटम्स के बीच में। तब ये निकल के आया कि इनके अंदर आवेश है। आवेश मतलब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। एटम के अंदर प्लस या माइनस कुछ चार्ज तो है जिसकी वजह से इसमें करंट दौड़ता है। अभी जाहिर सी बात है, प्लस एंड होता है, घड़ी के आप सेल देखना, उसमें एक एंड होगा प्लस, एक एंड होगा माइनस। ऐसी अगर करंट इधर से इधर जा रहा है, इट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। हमने पढ़ा था एटम किस रूप में रहते हैं, एटम्स हमेशा एक या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेंगे या फिर आयंस के फॉर्म में रहेंगे, प्लस या माइनस चार्ज को लेके रहेंगे। तो जब एटम्स के अंदर प्लस माइनस चार्ज था, वो इधर से इधर एक तरह से करंट के फॉर्म में मूव कर रहे थे। तो ये बात निकल के आई कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है जो क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक, अब ये बात कैसे निकल के आई इसको देखते हैं। तो जब एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो इससे ये निकल के आया कि परमाणु को विभाजित भी किया जा सकता है और एटम आवेशित कणों से मिलकर बना है। जो कई साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च की, तो इनमें सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण खोज की थी, उनका नाम था जे टॉमसन। टॉमसन ने खोज किसकी की थी, इलेक्ट्रॉन की। टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की।
लेकिन उससे पहले एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कैनाल रे का आविष्कार किया था, कुछ रेडियो एक्टिव चीज़ें उन्होंने खोजी थी, तो उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया था उन चीज़ों को, विकिरण के फॉर्म में जो खोजी थी। अब ये किरणें होती थी, जो नया विकिरण की हम बात कर रहे हैं, एक तरह से एक्सरे की बात कर रहे हैं ये, तो उन्होंने बताया था, किसने, गोल्डस्टीन ने बताया था कि वो जो किरणें हैं वो धनावेशित हैं, मतलब उन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बात तो तय हो गई कि जब एटम है, एटम्स अगर नेगेटिव एंड की तरफ जा रहे हैं, इट मीन्स दे आर पॉजिटिवली चार्ज। कैनाल रे का जो प्रैक्टिकल उन्होंने किया उसमें धनावेशित उन्हें विकिरण प्राप्त हुए। ठीक, अब पॉजिटिव आयन मिल गए, उसके बाद आपके आए कौन, जे टॉमसन। जे टॉमसन ने किसकी खोज की, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, किसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम में, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मिले और एटम के अंदर क्या मिले, प्रोटॉन मिले। हालांकि उस टाइम प्रोटॉन का नाम नहीं दे पाए थे वो, उन्होंने इसको क्या बोला था, कैनाल रे बोला था। तो ये बाद में ये चीज़ इनको नाम दिया गया कि ये है प्रोटॉन और ये है इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन को हम दिखाते हैं किससे, P+ और इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाते हैं, E नेगेटिव। तो एक चीज़ और निकल के आई कि जितने प्रोटॉन हैं किसी एटम में उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, संख्या बराबर है, लेकिन चार्ज में अपोजिट हैं, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई, ये आवेशित कणों के बारे में जब रिसर्च की गई तब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हुई। ये माना गया कि अब मान लीजिए प्रोटॉन है, कोई भी एटम है, उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और प्रोटॉन भी हैं, प्लस और माइनस मिलके क्या हो गया, ये जो एटम है ये इस पे बैलेंस है, जो आवेश है वो इक्वल हो गया, मतलब संतुलित हो गया। तो इस तरीके से क्या माना गया कि ये न्यूट्रल है। इस तरह से क्या मान लिया गया कि एटम को न्यूट्रल मान लिया गया। अब ये भी मालूम हुआ कि प्रोटॉन जो होते हैं वो सबसे, ऐसा माना गया कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों चीज़ें एटम में हैं, लेकिन प्रोटॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन एकदम अंदर की साइड में होते हैं, इनको बाहर नहीं निकाला जा सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन से होते हैं उनको बाहर निकाला जा सकता है। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम निकाल के अपनी वैलेंसी बनाता है, संयोजकता बनाता है, दूसरे एटम से बॉन्ड बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करके, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करके। तो ये चीज़ थी कि इलेक्ट्रॉन को तो बाहर निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाला जा सकता। इट मीन्स प्रोटॉन कहीं ना कहीं अंदर है, सेंटर में है, और इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं प्रोटॉन के बाहर है। कहाँ है, ये आगे आने वाले वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल में दिखाया। इतनी बात तय हुई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एटम की संरचना, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम। टॉमसन मॉडल था जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया अपने उसमें थ्योरी में दी कि मान लीजिए कोई एक तरबूज है, उसको हम राउंड शेप में काट देते हैं, ठीक है, कैसा होगा, अंदर पूरा रेड रेड है, तरबूज का गोला हो गया तो हमने इसको रेड कलर कर दिया। ठीक, अब जो ये तरबूज है, वाटरमेलन है, इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर कुछ बीज भी होंगे। तरबूज में तो बीज होते हैं जो बहुत इरिटेटिंग होते हैं खाने में, तो उन बीजों को कुछ इस तरह हम देखते हैं, जगह जगह धंसे होते हैं तरबूज के बीच में। तो टॉमसन मॉडल यही बताता है कि इन्होंने बोला कि परमाणु कैसा होता है, परमाणु कुछ कुछ ऐसा होता है, एक गोल तरबूज के गोले की तरह, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं उनके बीज की तरह धंसे होते हैं, और बाकी जो पूरा ये रेड रेड हमने गोला देखा है, इसको उन्होंने बोला कि ये धनात्मक गोला है, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है पूरे गोले पे, और इलेक्ट्रॉन्स जो इसके बीच में दबे हुए हैं, जो बीज के फॉर्म में दिखते हैं, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन है। ये टॉमसन मॉडल था, ठीक है। अब टॉमसन को इस इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। टॉमसन ने क्या बताया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है, कोई भी एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एक गोला होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक, मतलब जो भी बताया आगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज हैं
समान होते हैं। अगर एक प्रोटॉन है इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन भी होगा, अगर 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। संख्या बराबर है लेकिन ये क्या है, चार्ज अलग है। तो इसलिए इन्होंने बोला कि जो एटम होते हैं वो वैद्युत रूप से मतलब इलेक्ट्रिकली दे आर न्यूट्रल, क्योंकि जब चार्ज आपके इक्वल आ गए तो वो एटम न्यूट्रल फॉर्म में आ गया। हालांकि थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो हो गई, लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए जो प्रयोग थे वो इस मॉडल के द्वारा क्लियर नहीं हो पाए थे। अब दूसरे मॉडल कौन कौन से थे? अब एक मॉडल आया रदरफोर्ड का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि एक सोने की पतली शीट ली, बिल्कुल पतली सी सोने की शीट थी वो, लगभग इसको बोला गया कि ये 1000 एटम से मिलके बनी है। ठीक, तो समझ सकते हैं 1000 एटम है तो बहुत ही पतली शीट होगी। इस पे उन्होंने क्या किया, इस पे उन्होंने अल्फा रेज थी वो डाली, तो रिजल्ट में क्या आया कि जो अल्फा रेज थी वो डायरेक्ट उस शीट से पास होके आगे निकल गई। यहाँ से डाली और यहाँ शीट के पार निकल गई, यहाँ से डाली यहाँ निकल गई। कुछ ही ऐसे अल्फा रेज थी, अल्फा कण थे जो रिफ्लेक्ट होके वापस आए। देख रहे हैं आप, एक यहाँ से वापस आ गया और एक यहाँ से वापस आ गया और एक यहाँ से टकरा के यहाँ से वापस आ गया। तो कहने का मतलब अल्फा रेज जो डाली गई उसके ज़्यादातर पार्ट जो एटम्स थे वो शीट को क्रॉस करके बाहर निकल गए। बहुत ही कम संख्या में ऐसे एटम्स थे जो अल्फा रेज थी जो रिफ्लेक्ट होके वापस आई। आप देखते हैं इन्होंने क्या किया था। इन्होंने सोचा था कि चलिए ये शीट है, हम यहाँ से अल्फा रेज डालेंगे। अल्फा रेज क्या है, हमारी पॉजिटिव चार्ज है। उन्होंने सोचा कि जो ये शीट है इस पर कहीं ना कहीं टकरा के इनसे वापस आएगी तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर समझ में आएंगे कि मान लीजिए ये गोल गोल दिख रहे हैं, ये एटम है, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ तो बिखरा हुआ होगा। ये एटम्स है, इन्हें लगा था कि जो ये गोल गोल जो एटम दिख रहे हैं, हम आपको समझाने के लिए गोल गोल बता रहे हैं, हालांकि किसी और फॉर्म में भी हो सकते हैं। इन्हें लगा था कि यहाँ से टकरा के ये वापस आएंगी सारी की सारी रेस, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि क्रॉस चले गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो एटम थे इनके ज़्यादातर हिस्सा एटम के अंदर का वो खाली था, उसके अंदर कुछ था नहीं जो जिसकी वजह से अल्फा रेज वापस रिफ्लेक्ट होके आती। खाली था जो एटम का अंदर का पार्ट, तो जो रेज डाली गई वो क्रॉस होके दूसरी तरफ निकल गई। अब कुछ रेज ऐसी थी जो रिफ्लेक्ट होके वापस आई। वो कैसी थी? तो इसका ये मतलब निकाला गया कि अच्छा, एटम के अंदर कुछ न्यूक्लियस होता है, कुछ केंद्र में कुछ चीज़ होती है जिसकी वजह से कुछ पार्ट, कुछ रेज रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। ठीक है, आइए और देखते हैं। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी थी क्योंकि ये बहुत पतली परत चाहते थे। जैसे मैंने बताया 1000 परमाणुओं के बराबर। अल्फा कण क्या होते हैं? ये हीलियम के कण होते हैं, अतः ये पॉजिटिवली चार्ज थे। इनका द्रव्यमान 4 यूनिट होता है, तो इन्हें लगा कि इनकी गति भी ठीक ठाक है और इनमें एनर्जी भी ठीक ठाक है, जो ये गोल्ड, जो ये सोने की परत पे आसानी से टकरा सकती हैं। इन्हें लगा था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उनके कणों के द्वारा विक्षेपित हो जाएंगी। अब चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए इन्होंने अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी, लेकिन हुआ उससे भी कम। रिजल्ट क्या निकला था? रिजल्ट ये निकला कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए और कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो पन्नी के द्वारा बहुत छोटे एंगल से वापस आए। यहाँ डाला, ये एटम था, यहाँ से ये गोले में यहाँ टकरा के वापस आ गए। अब रदरफोर्ड ने क्या बोला कि ये जो प्रैक्टिकल था लगभग उसी की तरह था कि अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर पे मारते हैं तो वो लौटकर आपको चोट पहुंचाता है। ऐसा समझ लीजिए कि ये जो बोर्ड है ये सोने की पतली पन्नी जैसी है, उन्होंने चुनी। अगर हम इस पर कोई गोला या बॉल मारेंगे तो ये वापस हमारे मुंह पर लगेगी, आके क्रॉस नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इंटैक्ट है। लेकिन अगर ये कोई तार जाली नुमा संरचना होती
अगर ये जालीनुमा संरचना होती तो ये बॉल हम जो फेंकते हैं इस पे वो कहीं ना कहीं इसके क्रॉस निकल जाती। तो रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट ये मिला कि एटम है ये जालीनुमा संरचना है इनके अंदर, कहीं ना कहीं इंटैक्ट शीट नहीं है, जिसकी वजह से अल्फा रेज बाहर निकल गई। अब इस तर्क पे क्या क्या परिणाम निकले? इन्होंने बताया कि परमाणु के भीतर ज़्यादातर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना रिफ्लेक्ट हुए पन्नी से बाहर निकल गए, बहुत कम अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु में जो धनावेशित जो कहीं ना कहीं जिससे टकरा के वापस आए थे, क्योंकि अल्फा कण भी पॉजिटिवली चार्ज है और जो एटम के अंदर है प्रोटॉन वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, जिससे टकरा के ये किरणें वापस आई। तो जिससे टकरा के वापस आई वो चीज़ बहुत कम मिली इन्हें। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि प्रोटॉन तो है लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित। तो इससे यह मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। मतलब ये न्यूक्लियस है कहीं ना कहीं जो बहुत ही छोटे से फॉर्म में और संगठित रूप में है, कहीं छिपा हुआ है। और ये भी निकाला कि परमाणु की त्रिज्या से जो इन्होंने निकाला न्यूक्लियस था, जिस न्यूक्लियस की ये बात कर रहे थे कि ये जो न्यूक्लियस है इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या में कितना फर्क होता है? न्यूक्लियस की त्रिज्या पूरे एटम की त्रिज्या से 10⁵ पावर इतनी गुना छोटी होती है। मतलब न्यूक्लियस बहुत ही छोटी चीज़ है किसी एटम के अंदर। अब रदरफोर्ड ने अपना एक नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, उसके बारे में जानते हैं। उस पर उन्होंने कहा कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जैसा कि हमने जाना सेंटर में प्रोटॉन है। रदरफोर्ड के प्रैक्टिकल से पता चला था ये। इसे इन्होंने क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया। एक परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान, पूरा मास उसी नाभिक यानी न्यूक्लियस में होता है। ये चीज़ भी निकल के आई। साथ में और क्या निकल के आया कि इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने अपने इस मॉडल से बताया कि जो एटम है उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन्स हैं प्लस इलेक्ट्रॉन भी हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन उसके बाहर हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसे 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 मूव कर रहे हैं। एक तरह से इन्होंने सोलर सिस्टम वाली रचना अपने इस एटम के स्ट्रक्चर में बताई कि कुछ कुछ इसी टाइप से है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूक्लियस है उनकी स्थिति। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। हम बता ही चुके हैं कि उसका रेडियस उससे 10⁵ गुना छोटा होता है। लेकिन रदरफोर्ड ने अपना मॉडल बता दिया। लेकिन एक चीज़ इसमें थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन तो हैं मान लिया, लेकिन इनका पाथ ही नहीं समझा पाए थे। इन्होंने बोला कि ये कुछ ऐसे ऐसे कुछ इस टाइप से मूव करते हैं, इस टाइप से मूव करते हैं। चलो मान ली इस टाइप से मूव करते हैं, लेकिन एक चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है किसी पाथ में तो उसकी एनर्जी धीरे 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 क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये फिजिक्स की बात है जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। अभी ये समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन जो अपने ऐसी मूवमेंट कर रहे हैं लगातार, एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत कम हो जाएगी और होते 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 हो सकता है कि ये नाभिक के अंदर गिर जाए। लेकिन ऐसा कभी देखने में नहीं आया कि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाए। इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते हैं, बाहर जाते हैं एटम से किसी दूसरे एटम से जुड़ने के लिए और फिर एटम में आ जाते हैं, लेकिन कभी न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हुए किसी साइंटिस्ट ने नहीं देखे। और दूसरी बात ये मानी गई कि ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, अगर बाई चांस इनका पाथ न्यूक्लियस से टकरा गया, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आके टकरा गए तब तो फिर एटम पूरा अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि एटम तो स्टेबल होते हैं। तो इस तरह से इनका पाथ समझने में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहीं। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं नील बोर। हालांकि जो रदरफोर्ड थे उनको भी नोबेल प्राइज मिला था। अब आते हैं कौन? नील्स बोर। नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन है, उनका मॉडल ये था। इन्होंने कहा कि नाभिक तो है, न्यूक्लियस तो है, प्रोटॉन भी इसके अंदर है, और ये बात भी सही है कि इलेक्ट्रॉन इसके बाहर है कक्षा में, और ये बात भी सही है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन इनकी थ्योरी में एक चीज़ और थी। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी ऑर्बिट होती हैं, अपनी अपनी कक्षाएं होती हैं, या कहें अपने अपने कोश होते हैं। जैसे कि ये सेंटर है, न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चारों तरफ इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं।
एक दूसरी ऑर्बिट ऐसी होगी जहाँ और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, और तीसरी ऑर्बिट ऐसी है, और चौथी ऑर्बिट ये है। तो इससे इससे क्या रिजल्ट निकला? इससे ये रिजल्ट निकला कि इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में रहते हैं, तो इससे दूसरी कक्षा से टकराते नहीं हैं, और प्लस न्यूक्लियस से नहीं टकराते। इनकी कक्षाएं आपस में टकराती नहीं हैं। जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में है, जिस ऑर्बिट में है, या कहीं जिस रूम में है, वो उसी रूम में रहता है। ठीक है, अब इस कक्षा को इन्होंने क्या नाम दिया? कोश या कक्ष या ऑर्बिट। अब इन कक्षों को, इन ऑर्बिट्स को इन्होंने कैसे दिखाया? ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपकी कौन सी कक्षा हो गई? के, सेकेंड वन इज एल, थर्ड वन इज एम, फोर्थ वन इज एन। एन इज इक्वल टू 1 पहली कक्षा, एन इज इक्वल टू 2 यानी एल दूसरी कक्षा, एन इज इक्वल टू 3 मतलब तीसरी कक्षा, एन इज इक्वल टू 4 मतलब चौथी कक्षा। इनको पहले 1 2 3 4 से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर के एल एम एन भी बता सकते हैं। अब आगे देखते हैं। हाँ, और ये एक बात और इन्होंने बताई कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी उस ऑर्बिट में मूव करते हैं, जैसे प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे हैं, तो इसमें क्या, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में कि इलेक्ट्रॉन अगर कहीं भी मूव कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस होगी। इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जब ये अपने ऑर्बिट में रहेंगे तो ऊर्जा का विकिरण, उनकी एनर्जी का जो रिफ्लेक्शन होता है वो नहीं होगा, ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ रदरफोर्ड के मॉडल में एक्सप्लेन नहीं हुई थी जो इन्होंने एक्सप्लेन की। चलिए आगे आते हैं। अब एक साइंटिस्ट थे, इलेक्ट्रॉन की खोज होगी, प्रोटॉन की खोज होगी, अब क्या बचा? अब बचा था न्यूट्रॉन। तो 1932 में मिस्टर चैडविक थे, इन्होंने एक और सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की जिसका क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को हम मान सकते हैं ये न्यूट्रल था। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल। क्या रिजल्ट निकाला कि ये न्यूट्रॉन है, इनका नंबर प्रोटॉन के बराबर है। ठीक है, सॉरी, न्यूट्रॉन है, पहली बात तो ये न्यूट्रल है, दूसरा ये इन पे आवेश तो नहीं होता है इसलिए ये न्यूट्रल है, और तीसरी बात ये निकाली कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या है? इसमें प्रोटॉन्स है, और इसी में क्या है? इसी में न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। ये चार्ज नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इसका कोई रोल नहीं है। हमने क्या जाना था? हमने जाना था किसी भी एटम का पूरा मास इसके अंदर रहता है। प्लीज गिव मी वाटर प्लीज। इसके अंदर रहता है। तो अब न्यूट्रॉन भले ही उदासीन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई रोल नहीं है। इसका रोल इसमें है कि पूरा एटम का जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो न्यूक्लियस में रहेगा। तो दोनों को मिला के इसका परमाणु का हम द्रव्यमान निकालते हैं। परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड किया जाता है। ये होता है न्यूट्रॉन का किसी भी एटम में रोल, राइट। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हमने जाने थे, बोर्ड्स के जो अभी पीछे हमने जाना था, जो मॉडल था अलग अलग कोश का, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। मान लीजिए किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है अलग अलग ऑर्बिट्स में, उसके बारे में जानेंगे। इन्होंने बताया कि जो ऑर्बिट्स हैं, ये एटम है, ठीक है, एटम का ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। पहला कोश यानी के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। तो इनके अनुसार पहले कक्ष यानी के में, के, एल, एम और एन, के कक्ष में कितनी संख्या होगी इलेक्ट्रॉन्स की? 2 संख्या होगी। आप इसके ये 2n² जो फॉर्मूला है उसको भी देख सकते हैं, लेकिन ये इजी टू अंडरस्टैंड है, आप बहुत इसको बिना किसी कैलकुलेशन में ले आके, कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे?
8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और तीसरी कक्षा में अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो लास्ट ऑर्बिट है हमारा n, उसमें कितने होंगे? 32। ठीक है, 2n² को हम मान के चलते हैं। 2n² मतलब 2 है इंटू n, मतलब यहाँ पे कौन से कोश की बात कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, उस हिसाब से हमारा ये निकल के आता है 2, 8, 18, 32। 2, 8, 18 और 32, ये होता है इलेक्ट्रॉन का सेटलमेंट। किसमें? इन ऑर्बिट्स में, KLMN। KLMN इन ऑर्बिट्स में कैसे रहते हैं इलेक्ट्रॉन? 2, 8, 18, 32। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब चलिए एक बात और समझा देते हैं आपको कि अभी हम लोग जिस स्टैंडर्ड में हैं, जिस लेवल पे हैं, उसमें हम ये 18 इलेक्ट्रॉन भरने वाली स्टेज पे हम अभी नहीं पहुंचेंगे। हम क्या करेंगे? हम पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, मतलब K ऑर्बिट में, और दूसरे ऑर्बिट में यानी L ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन थर्ड ऑर्बिट जो हमारी होगी M, उसमें हम अभी 18 इलेक्ट्रॉन ना डालने के बजाय 8 इलेक्ट्रॉन पर ही स्टडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम उस स्टेज पे नहीं आए हैं कि जहाँ पे हम थर्ड ऑर्बिट में 18 और फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन्स को भरें। तो अभी हम यहाँ तक सीमित रहेंगे, 288 KLM, राइट। तो एक बात अगर कोई आपसे पूछे कि आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो उसमें आप बताएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। ये अलग अलग जो एलिमेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया गया है। लिथियम है, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये तो हमारा न्यूक्लियस हो गया, K ऑर्बिट, L ऑर्बिट। तो K ऑर्बिट में हमने कितने डाले थे? हमने क्या बताया था? 288 का फॉर्मूला लगाएंगे। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन डाले, 2 डाल दिए, और जो सेकेंड ऑर्बिट थे उसमें मैक्सिमम 8। अब इस बेचारे के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो हमने पहले ऑर्बिट में डाल दिए। अब बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन जो हमने L ऑर्बिट में डाल दिए। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, राइट। ऐसी बेरिलियम है, बोरॉन है, इन सब ऑक्सीजन वगैरह है, इन सब के इलेक्ट्रॉन्स भी इसी फॉर्मूले पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, ऑक्सीजन में ये न्यूक्लियस है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे भरेंगे? ये तो न्यूक्लियस हो गया, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। K ऑर्बिट लेंगे, पहले K ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे? ये फार्मूला याद करिए, 288। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए अपने घर, बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो L ऑर्बिट है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम? हम इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो इसके पास तो 6 ही है, तो इसमें हमने 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है। अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन भरने की जगह खाली है। ये बात भी दिमाग में रखना कि इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की जगह अब भी खाली है। अब जब आप ये समझ लेंगे तो उसके बाद फिर आपको आगे समझ में आएगी क्या? वैलेंसी। इन्हीं पर किसी भी एटम की वैलेंसी निर्भर करती है। कैसे? चलिए थोड़ा समझाते हैं आपको। जैसे कि हमने ऑक्सीजन की बात की, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे थे, वो हमने आउटर ऑर्बिट में डाल दिए। अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्या होगा? इसकी वैलेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संयोजकता। इसको हम क्या बोलेंगे? संयोजकता। क्योंकि अगर कोई और एटम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये उसका दोस्त बन जाएगा या उसके साथ जुड़ जाएगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, बस इस वजह से कोई 2 इलेक्ट्रॉन देके इसको अपना आसानी से दोस्त बना सकता है। तो इसकी संयोजकता कितनी हुई? संयोजकता मतलब वैलेंसी। इसकी वैलेंसी कितनी हुई? इसकी वैलेंसी 2 हुई। अब जैसे कि हम इसकी बात करते हैं लिथियम आयन की,
इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 इलेक्ट्रॉन थे। 2 इलेक्ट्रॉन तो अपने पहले वाले कमरे में आके बैठ गए 2 इलेक्ट्रॉन अपने अपने कमरे में चले गए, इनको ये रूम इनके लिए फिक्स कर दिया गया। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन जो किस में है? आउटर सेल में। अब आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और कितने की जगह खाली है? 7 की जगह खाली है ना? 7 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए, बट है नहीं। वैलेंसी इसकी कितनी है? 1 ही है। इसकी वैलेंसी 1 है। वो कैसे? वो ऐसे कि भले ही इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन की जगह अभी खाली है आउटर मोस्ट सेल में, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अभी इसके पास ये जो रेड रेड दिख रहा है ना, इनमें 8 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, लेकिन इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी 7 कहाँ से लेके आए? तो जब ये किसी दूसरे एटम से रिएक्ट करेगा, जब किसी के साथ क्रिया करेगा ये रासायनिक अभिक्रिया, तो उसमें क्या करेगा? किसी से दोस्ती, ऐसा समझ लीजिए किसी से दोस्ती करना है इसको, तो दोस्ती करने के लिए क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन कोई आपको देगा, 7 टॉफियाँ कोई आपको दे, तो उस पर ज़्यादा भारी है, बजाय इसके कि आप अपनी 1 टॉफ़ी देके उसको दोस्त बना लो। सिंपल फॉर्मूला इसमें है कि 1 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा ईजी है रेदर देन 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले लेना। तो इसलिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को देके उसका दोस्त बन सकता है। तो इस तरह यहाँ इसकी वैलेंसी यानी संयोजकता कितनी हुई? हिंदी में संयोजकता बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैलेंसी। तो इसकी संयोजकता कितनी हुई? ओनली 1, राइट? ऐसे ही बाकी सारे एलिमेंट हैं, इनका आप काउंट करके देखना। एक चीज और है कि किसी, जो मैंने बताई KLMN जो हमारे ऑर्बिट हैं, उनमें हर ऑर्बिट में अपने अपने एक जगह खाली रहती है। जो हम बताइए कि पहले ऑर्बिट में K में 2, L में 8 और M में भी 8, ठीक? जब तक इस घर में पूरे इलेक्ट्रॉन इसके नहीं आ जाएंगे, तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर वाली ऑर्बिट में नहीं जा सकता। ये एक रूल है, राइट? इस फैक्ट को भी याद रखना होता है। हम आगे वैलेंसी पे, जो हम पीछे पढ़ रहे थे, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी मतलब संयोजकता इलेक्ट्रॉन। पीछे हमने समझाया था ना, यही क्या है? यही है आपकी वैलेंसी। एक बार फिर समझ लीजिए, ये हमारा क्या है? नियॉन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ये तो न्यूक्लियस है, K ऑर्बिट और L ऑर्बिट, ठीक है? K ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, जो कि होने चाहिए। फॉर्मूला याद रखना, 2 8 8 KLM। इस फॉर्मूले को आप रट लीजिए, ये दिमाग में बिठा लीजिए, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ, लिख भी रही हूँ, राइट? तो K ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आने थे, इसके आ गए। अब कौन सा ऑर्बिट आया? अब L ऑर्बिट आया। L ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स ये क्या है? अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इसके पास वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं भी। अब भाई, जब आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, तो किस बात की दोस्ती, किस बात की यारी? तो ये कहता है कि नहीं, हम किसी के साथ रिएक्ट करेंगे ही नहीं, हमें न्यूट्रल रहना है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, ना हम किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देंगे और ना किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ से ये चीज़ तय हो गई कि अगर किसी के आउटर ऑर्बिट में उसके पूरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाती है? न्यूट्रल हो जाती है, रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है? रिएक्ट नहीं करेगी तो मतलब क्या होता है? अक्रिय होना। अक्रिय गैसें तो आपने सॉरी अभी आप नहीं पढ़ेंगे, आप 9th स्टैंडर्ड में हैं, लेकिन इनएक्टिव जो गैस होती है उनको बोलते हैं He, नियॉन जिसकी हमने पीछे बात की थी, Ar, Kr, Xe और Rn। ये क्या है? ये आप पीरियोडिक टेबल जब बड़े हो जाएंगे तब पढ़ेंगे, तो आपको उसमें ये गैसों के बारे में दिया जाएगा। एक गैस इसमें और ऐड होती है, वो आप अभी ना समझे, फिलहाल आप इतना ही समझो, इनको याद रखना भी ईजी है। HE, Ar, Kr, Xe, Rn, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ये गैसें कैसी होती हैं? ये अक्रिय गैसें हैं। ये
कोई भी एक्टिव रोल पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती? क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है KLM वाला, उसमें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। इन सारे के बारे में यही है, अगर किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो भी एक्टिव नहीं होगा, और अगर किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन भरे हैं पूरे तो ये भी काम नहीं करेगा। थर्ड ऑर्बिट की बात करें, इसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी काम नहीं करेगा। समझ में आई बात? ये अगर इस फॉर्मूले को पूरा पूरा लागू कर रहे हो अपने ऊपर 288 का, तो ये सारी चीज़ों, सारे एलिमेंट, सारी गैसें, सारी मेटल्स जो भी हों वो सब किस फॉर्म में होंगी? इनएक्टिव फॉर्म में होंगी। समझ में आया? सीधा सा फंडा है कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ना किसी को से लेना ना किसी को देना, कोई लेन देन नहीं, कोई क्रिया नहीं, बस इतनी सी बात है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? अक्रिय गैसें। पीरियोडिक टेबल में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमने वैलेंसी की बात की, उसी हिसाब से उसी की एक और टेबल है, इसमें देख लेते हैं। अगर आपको पीछे समझ में ना आया हो तो कुछ यहाँ देख लीजिए। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर है 7। ठीक, एटॉमिक नंबर 7 है, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स प्रोटॉन की संख्या भी 7 ही होगी। ठीक है, और इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं? न्यूट्रॉन 7 हैं। ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन घट बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहेंगे, सेम की सेम रहेंगे, संख्या उनकी बराबर रहेगी। ठीक है, अब ये देखिए इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, राइट। K ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? यहाँ पे भी लिखिए 288 का फॉर्मूला। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मैक्सिमम, है इसके पास। अब बचे कितने? 7 में से 2 घटा के 5 बचे। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके पास कितने हैं? 5। कितने की कमी है? 3 की कमी है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 3। अब मतलब कोई अपनी 3 टॉफियां इसको दे देगा, बोलेगा हमसे दोस्ती कर लो, तो ये उसको दोस्त बना लेगा, मतलब उसके साथ रिएक्ट कर लेगा 3 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेके। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं? जो नियॉन तो हमने समझाया था आपको, सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, और इसके पास प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन भी 11। अब चलिए ये कैसे इलेक्ट्रॉन इसके अलग अलग कक्षाओं में जाएंगे? KLM 288 याद रखना। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मैक्सिमम आने चाहिए, आ गए। अब बचे कितने? 8। सेकेंड मोस्ट जो अब ऑर्बिट है, यानी K के बाद आता है L ऑर्बिट। L ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 10 तो पूरे हो गए। अब बचा कितना? अब 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। जो हमारी M ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन छिप जाएगा जाके अपने घर में, तो ये क्या करेगा? इसकी वैलेंसी 1 ही हो जाएगी। कितनी होगी? 1 वैलेंसी। किसी और एटम को बोलेगा कि तुम मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले लो। अब हमें तुमसे लेने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो कोई 7 इलेक्ट्रॉन हमें कैसे देगा? वो बहुत टफ पड़ जाएगा ना। तो हम कहेंगे चलो ठीक है, हमारा 1 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो और हमसे दोस्ती कर लो, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। एक चीज और है, फास्फोरस। ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, इसकी बात कर लेते हैं कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब ये नाभिक हुआ आपका न्यूक्लियस, ये K ऑर्बिट, ये L और ये M। ठीक है, KLM। अब पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। भाई 2 इलेक्ट्रॉन हो गए K ऑर्बिट में। बचे कितने? 15 में से 2 घटाओ 13। ठीक है, 13 बचे। अब सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? सेकेंड ऑर्बिट में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। 288 का फॉर्मूला फिर से, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भर गया सेकेंड ऑर्बिट। अब कितना हुआ? 8 इसमें, 2 इसमें, 10 हो गए। अब बचे कितने? 5 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। इस ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन चले गए। KLM, ये M ऑर्बिट है।
सॉरी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 8 2 10 इसमें हो गए और 5 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, 1 2 3 4, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। अब क्या होगा, ये क्या बोलेगा कि मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन तो हैं, कोई मुझे 3 इलेक्ट्रॉन और दे दे तो मेरे बाकी जो 3 जगह खाली बची है इलेक्ट्रॉन्स की वो फिल हो जाएगी, तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूँगा। अगर कोई ऐसा एटम मिल जाता है इसको जो इसको 3 इलेक्ट्रॉन और प्रोवाइड कर दे तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 5, ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और कुछ ऐसे होते हैं कि ठीक है भाई तुम हमें 3 नहीं दे रहे हो तो हमसे 5 ले लो लेकिन हमसे दोस्ती कर लो, तो बाकी अपने ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को देख के उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह इसकी वैलेंसी कभी किसी किसी केस में 3 होती है और किसी केस में 5 हो जाती है। ये सारी टेबल बहुत लंबी है, आप इसको खुद से समझना प्रैक्टिस के तौर पे, अगर ना है तो कभी कमेंट बॉक्स में आप पूछना, ठीक है। अभी अगर ना समझ में आ रहा हो तो अभी भी पूछ सकते हैं आप। अब एक चीज़ क्या निकल के आती है, एटॉमिक नंबर। बहुत इजी इजी चीज़ें हैं, हमने पीछे सब चीज़ पढ़ ली है, वही चीज़ें हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमने बात की थी एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन क्या है, नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन इसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं यानी नेगेटिव चार्ज। अब बात करते हैं परमाणु संख्या की, एटॉमिक नंबर की। तो कोई भी एटम का जितने उसके पास प्रोटॉन्स होंगे, जितने उसके पास प्रोटॉन होंगे पॉजिटिवली चार्ज, वही उसके क्या होंगे, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। तो जेड इज इक्वल टू पी प्लस, जितने प्रोटॉन है कुछ याद नहीं करना, दिमाग पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना, जितने किसी भी एटम के पास प्रोटॉन है उतना ही उसका क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर रहेगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर समझ में आ गया। अब आगे आते हैं किस पे, द्रव्यमान संख्या पे, मतलब मास नंबर क्या है। मास नंबर की हमने बात की थी, हमने पीछे क्या बात की थी कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रॉन अगर न्यूट्रल है तो उसका कोई रोल नहीं है, उसका रोल तब है जब इसका मास कैलकुलेट करेंगे, मास नंबर। तो मास नंबर किसके बराबर होता है, मास नंबर इज इक्वल टू P प्लस एन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को, उसको योग क्यों क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। किसी भी एटम की द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर निकालने के लिए उसमें उसके न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस में उपस्थित न्यूट्रॉन से जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, द्रव्यमान संख्या निकल आएगी, यानी मास नंबर निकल के आ जाएगा। अब आती है बात कि इसको लिखते कैसे हैं। ये फॉर्मूले होते हैं किसी भी एटम को दिखाने के लिए कि उसके पास कितना उसका एटॉमिक नंबर है, कितना उसका एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं। मान लीजिए एक्स वाई जेड कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, एक्स एलिमेंट है, उसके पास थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए एक्स एलिमेंट है, उसके पास उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। एटॉमिक नंबर 6 का मतलब 6 ही उसके पास प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर उसका 6 है और उसके पास अगर न्यूट्रॉन्स कितने हैं, अगर न्यूट्रॉन उसके पास 6 और हैं तो कितना हो जाएगा उसका एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक मास हो जाएगा 6 + 6 इज इक्वल टू 12। तो वो लिखा जाएगा ऊपर। इस फॉर्म में हम किसी भी एटम को दिखाते हैं कि उसके पास इतने प्रोटॉन हैं, यानी उसका एटॉमिक नंबर ये है और उसकी द्रव्यमान संख्या यानी मास, एटॉमिक मास इतना है, ठीक है। अब यहाँ से आप किसी भी न्यूमेरिकल की इजीली आप प्रोटॉन्स के नंबर निकाल सकते हैं, मास नंबर निकाल सकते हैं, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या भी आप यहीं से निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछी जाए कि ये मान लीजिए यही जो हमने एग्जांपल लिया है 6x12 कि इस एटम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो जाहिर सी बात है 12 में से 6 घटाना आपको न्यूट्रॉन्स की नंबर मिल जाएगी, ठीक है। बहुत ईजी है, दिमाग को बिल्कुल बर्डन नहीं लेना। चलिए अब आते हैं समस्थानिक, मतलब आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, मान लीजिए ए एलिमेंट है, ठीक है, और मान लीजिए कोई बी एलिमेंट है,
उनके परमाणु की पहचान की जाती है। तो परमाणु संख्या कैसे होती है, उनकी एटॉमिक नंबर की हम बात कर रहे हैं। इनके पास भी 2 है एटॉमिक नंबर, इसका भी एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब इसके पास भी 2 प्रोटॉन है और इसके पास भी 2 प्रोटॉन है। ठीक है, सेम प्रोटॉन हो गए। मान लीजिए कोई सी भी है, इसके पास भी अगर 2 हैं तो इसको भी काउंट कर लेंगे। प्रोटॉन की नंबर यानी एटॉमिक नंबर अगर सेम है, लेकिन ये जो एटॉमिक मास है, द्रव्यमान संख्या, इसका मान लीजिए 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है, वो अलग अलग हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं आइसोटोप। फॉर एग्जाम्पल, सबसे जो इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले आइसोटोप्स हैं वो किसके होते हैं? वो हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं। हमारे पास 3, वैसे हमारे पास तो हाइड्रोजन एक ही है जिसका अपना एक एटॉमिक नंबर है और एक एटॉमिक मास है। ठीक है, अब लेकिन कुछ हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो कैसे होते हैं? हमारे पास 3 तरह के हाइड्रोजन है, सबके एटॉमिक नंबर सेम है। कहने का मतलब सबके पास प्रोटॉन तो एक है, लेकिन उनके न्यूट्रॉन की संख्या में बदलाव होने की वजह से उनका जो मास है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, एक है 1H1, एक है 1H2, एक है 1H3। ये क्या हो गए? ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गई। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास अलग अलग, परमाणु संख्या एक ही है हिंदी में समझाएं तो, और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं समस्थानिक या आइसोटोप। इसको हमने नाम दिया है प्रोटियम। ठीक है, इसको नाम क्या दिया है? ड्यूटेरियम। भारी जल आपने पढ़ा होगा कभी, हैवी वाटर, ड्यूटेरियम, इसको हम D2 से डिनोट करते हैं। जब आप न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ेंगे तो उसमें भारी जल का यूज होता है, तो तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हमने क्या बोला? ड्यूटेरियम, और इसको हमने क्या बोला? ट्राइटियम। ठीक है, ऐसे ही और भी एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास अलग अलग है। फॉर एग्जांपल, क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन है, कार्बन है। कार्बन के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। लेकिन एक दूसरा कार्बन का ऐसा एलिमेंट है जिसके पास, एक के पास 14 एटॉमिक मास है और एक के पास एटॉमिक मास कितना है? 12। तो हम जो जनरली जिसकी स्टडी करते हैं वो होता है C612 वाला, जिसके पास 12 परमाणु द्रव्यमान है और 6 परमाणु संख्या है। ऐसे ही हम क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन में भी 2 तरह के हमारे पास एलिमेंट पाए जाते हैं। एक का द्रव्यमान संख्या 35 है और एक की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 37, लेकिन एटॉमिक नंबर 17 दोनों की है। तो ये हो गए आपके आइसोटोप। अब इन आइसोटोप्स का साइंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे कि कहाँ है, मैंने बताया था ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का जो था आइसोटोप, हैवी वाटर। ड्यूटेरियम को हम परमाणु भट्टी, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं। यूरेनियम का एक समस्थानिक का उपयोग भी न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। कैंसर में हम कोबाल्ट के समस्थानिकों का, कोबाल्ट का एक आइसोटोप होता है, उसको हम कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। MRI वगैरह टेस्ट होते हैं, डॉक्टर्स अलग अलग पैथोलॉजी में जांच करते हैं, उनमें भी कई सारे आइसोटोप यूज़ हो जाते हैं। घेंगा, जैसे आयोडीन की कमी से किसी को घेंगा रोग होता है ना, तो उसमें आयोडीन का हम आइसोटोप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मेडिकल फील्ड में और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम किसका यूज़ करेंगे? समस्थानिकों का यूज़ करते देखेंगे जब आप अपर क्लास में आएंगे तब। सेम अगर हम बात करते हैं समभारिक, समभारिक मतलब आइसोबार्स। हमने पीछे क्या पढ़े थे? आइसोटोप, और ये क्या है? आइसोबार्स। ये आइसोटोप से जस्ट अपोजिट है। आइसोटोप क्या होते हैं? परमाणु संख्या सेम होती है और परमाणु द्रव्यमान सबके अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होता है? द्रव्यमान सबका सेम रहेगा लेकिन परमाणु संख्या सबके अलग रहेगी। फॉर एग्जांपल, एक्स और वाई कोई एलिमेंट है, तो इसके एटॉमिक नंबर, इसका क्या है? 21 है, 21 का 22 है और इसका 23 है, लेकिन इनका जो द्रव्यमान संख्या होगी वो सबकी सेम रहेगी। इसका 29 मान लिया, इसका भी 29 मान लिया, तो ये क्या हो गए? आइसोबार्स यानी समस्थानिक। इनके एग्जाम्पल कुछ हम देते हैं, जैसे कि ऑर्गन और कैल्शियम की बात करते हैं। ऑर्गन और कैल्शियम, इनके पास क्या है? इनके पास 18 एटॉमिक नंबर है, कैल्शियम के पास 20 एटॉमिक नंबर है, लेकिन द्रव्यमान जो मास है इनका वो दोनों का सेम है।
आर्गन और कैल्शियम का। 18 एटॉमिक नंबर इसका है, 20 इसका है, लेकिन द्रव्यमान संख्या इनकी सेम रहेगी, राइट। तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे समभारिक। ऐसे दूसरा एग्जांपल हम आपको देते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम का दे देते हैं। चलिए, सोडियम के पास कितने हैं, 11 एटॉमिक नंबर है। अब मैग्नीशियम के पास कितने हैं, 12 एटॉमिक नंबर है। मतलब इसके पास 11 प्रोटॉन, सीधे सीधे सिंपल कहने का मतलब, और इसके पास 12 प्रोटॉन। लेकिन द्रव्यमान संख्या की जब हम बात करेंगे, एटॉमिक मास की बात करेंगे, तो इनका एटॉमिक मास इसका भी 24 है और इसका भी 24 हो जाएगा, ठीक है। 11 एटॉमिक नंबर इसका है, 12 एटॉमिक नंबर इसका, लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों की सेम सेम। तो ये आपके क्या हो गए, ये हमारे हो गए आइसोबार्स। इसमें एक आइसोटोन्स भी होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहती है। इसे आइसोबार्स, आइसोटोन है, आइसोबार्स और आइसोटोप है, ऐसे ही होते हैं क्या, आइसोटोन। इसमें दिया नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, आगे आने वाले क्लास में अगर आप पढ़ें तो कंफ्यूज ना हो। आइसोटोन, इनको क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन इनमें सेम सेम संख्या में रहेंगी, ठीक है। बहुत सारे इसमें हैं, कार्बन्स भी हैं, और कार्बन का एग्जांपल लेके समझा सकते हैं आप, और नाइट्रोजन का भी एग्जांपल लेके समझा सकते हैं। इनमें न्यूट्रॉन की संख्या में सेम सेम रहती है, ठीक है। जब आप अपर क्लास में जाएंगे तब शायद आपको पढ़ने को मिले, अभी आप सिर्फ इतना समझना, आइसोटोन में न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहती है, ठीक। चलिए, आपकी क्लास कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, जो हमारी किसकी होगी, बायोलॉजी की। दैट विल बी अ इंटरेस्टिंग चैप्टर। थैंक यू सो मच।